आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का विषय समास। बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आप अगर अच्छे से सुनेंगे तो बहुत आसानी से आपको समास आज ही और अभी समझ आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए समास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले समास की परिभाषा पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने लिखा है अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त मतलब छोटा करके, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आप यहाँ पर अनेक शब्दों की जगह पर यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द भी लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके या छोटा करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। बच्चे, यहां पर ना मैं आपको समास समझाने से पहले एक उदाहरण दूंगी जो कि हिंदी का तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखते हैं। पानी, बर्फ, पानी। अब आप कहोगे मैम हिंदी पढ़ाते हो, क्या ये साइंस विज्ञान ले आए हो बीच में? चलिए, लेकिन जरूरी है इसको समझना भी। देखिए, पानी से बर्फ बनती है। कैसे बनती है आप सभी को पता है ना? मैंने कहीं नहीं लिखा कि पानी से बर्फ बनाने के लिए हमें पानी को फ्रिज में रखना होगा, कहीं नहीं लिखा। तो लेकिन जो बर्फ बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस हिंदी में बोलते हैं प्रक्रिया। तो पानी से बर्फ बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, लिखी कहीं नहीं है लेकिन पता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे अनेक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जो है, ठीक है, उन्हें संक्षिप्त करके, छोटा करके नया शब्द हमने बनाना है। तो नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। कि कोई जो भी दो शब्द है या दो से अधिक शब्द है, उन्हें छोटा कैसे करना है, छोटा करके हमें एक नया शब्द बनाना है। जैसे रसोई के लिए घर, इतने सारे शब्द है ना, अब मुझे इसे छोटा करके लिखना है। मैं लिख सकती हूँ रसोई घर, तो मुझे पता है मुझे रसोई घर लिखने के लिए इसमें से के लिए हटाना है। तो ये जो पता है ना मुझे, जो ये इसको छोटा बनाने की जो विधि है, जो छोटा बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके, दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके, ठीक है, संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया बनाई। अब उस प्रक्रिया से एक नया शब्द बन गया। जैसे मैंने बोला रसोई के लिए घर, मैंने उसे छोटा करके लिखा, बन गया रसोई घर। तो ये जो रसोई घर है ना, जो छोटा करके, संक्षिप्त करके जो एक नया शब्द बना है, उस नए शब्द को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? समस्त पद या फिर समासिक पद कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, हमने दो या दो से अधिक शब्द या अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से एक नया शब्द बना लिया, हो गया समासिक पद। अब उस जो हमने छोटा करके जो एक नया शब्द बना, उसको वापस तोड़कर अनेक शब्दों में लिखना, वापस तोड़कर अनेक शब्दों में लिखना, वो कहलाता है हमारा समास विग्रह। ठीक है, वो कहलाता है हमारा समास विग्रह। जैसे रसोई घर को मैं वापस वैसे लिख दूं, रसोई के लिए घर। अब जरा इसी उदाहरण को देखो, पानी से मैंने बर्फ बनाई। सबको पता है बर्फ बनाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि फ्रिज में रख दो। वो प्रोसेस एक पल के लिए समझ लेते हैं, एक पल के लिए मान लो। ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो समास, समझाने के लिए बोल रही हूं। ठीक है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, वो समास जो यहाँ लिखी नहीं है हमारे दिमाग में। ठीक है, अब बर्फ से, अब उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से बर्फ बन गई। अनेक शब्दों को छोटा करके एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ठीक है, वो समास है। और समास, अब ये उस प्रक्रिया से बर्फ बन गई, अब इस प्रक्रिया से एक नया शब्द बन गया। इस नए शब्द को कहते हैं समासिक पद। वो फ्रिज, पानी को फ्रिज किया, जो चीज बनी उसे हमने कह दिया बर्फ, और जो उस प्रक्रिया से जो नया शब्द बना, उस नए शब्द को कहते हैं समासिक पद या समस्त पद। अब वापस बर्फ से पानी बनाना है, वापस बर्फ से पानी बनाना है, बाहर रख देंगे। ठीक है,
तो बर्फ को वापस पानी बनाना है, तो उसी तरीके से उस नया शब्द बना था उसे वापस तोड़कर लिखना है। वापस हम तोड़कर लिखेंगे तो वो बनेगा समास विग्रह। उम्मीद करती हूँ ये तीनों परिभाषाएं तो समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये तो पढ़ लिया कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया से एक नया शब्द जो बनता है उसे बोलते हैं समस्त। ठीक है, लेकिन समस्त पद में ना बच्चे जो दो पद होते हैं वो दो पद क्या होते हैं? पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। यहाँ पे पद का मतलब वही शब्द, जो दो शब्द है। ठीक है, पहले पद को, पहले शब्द को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे शब्द को कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, हाँ जी। अब हमने पढ़ने समास के भेद। बच्चे समास के भेद जो होते हैं वो कुल 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान अव्यय उपसर्ग होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि समास पद में दो पद होते हैं, तो यहाँ पे पहले पद की बात हो रही है, पूर्व पद की बात हो रही है। आप पहला पद भी लिख सकते हैं, पूर्व पद भी लिख सकते हैं। तो पहले पद की बात हो रही है, पहला पद जो है वो प्रधान होगा, अव्यय होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, तो अगर ये प्रधान है, अव्यय और उपसर्ग है तो वो होगा अव्ययीभाव समास। तो बच्चे अगर हम परिभाषा की बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को ये समझ में आ जाए कि हाँ ये शब्द जो है वो अव्यय है या ये शब्द जो है वो प्रधान है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ना कि इसे परिभाषा से समझ में आ जाए। तो उसके लिए आपको मैं कुछ पहचान बता रही हूँ। पहचान में मैं आपको कुछ ऐसे उपसर्ग बता रही हूँ जो अव्ययीभाव समास में इस्तेमाल होते हैं। वैसे उपसर्ग का इस्तेमाल अव्ययीभाव समास में ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यथा उपसर्ग है, अव्यय है ये। प्रति, जैसे मान लो मैंने बोला यथा शक्ति, यथा शक्ति होगा तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अगर इसके विग्रह के लिए आपसे बोला जाए कि इसका विग्रह कीजिए तो आपने क्या करना है, जो ये जो उपसर्ग है इनके सिर्फ अर्थ लिख देने हैं, दूसरा शब्द तो वैसे का वैसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला यथा शक्ति तो आप लिखेंगे शक्ति के अनुसार। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है तो मैं क्या लिखने वाली हूं इसका विग्रह करके? हर एक दिन। निडर, निडर, नी जो है वो उपसर्ग है, बिना डर के, ये हो गया इसका विग्रह। एक बार आंखों छोड़ देते, लास्ट में बताती हूँ। भर, भरा हुआ, इसका अर्थ है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ भर पेट तो आप लिखेंगे भरा हुआ पेट। बेनाम, बिना नाम के। बकायदा, कायदे के साथ। अनजान, बिना जान पहचान के। तो समझ में आया, दूसरा शब्द तो वैसे का वैसा ही रहेगा, जो बस हमने उपसर्ग लिखे हैं वही इसकी पहचान है अव्ययीभाव समास की। हमने उन उपसर्गों का अर्थ उस दूसरे शब्द के साथ लिख देना है तो हो जाएगा हमारा समास विग्रह। लेकिन अभी मैंने एक छोड़ दिया, आ। ठीक है बच्चे, आ शब्द का अर्थ जो होता है वो से लेकर भी होता है और तक भी होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि आ जन्म या आ मरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज है कि अब आप कहोगे कि माम से लेकर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे विग्रह करते समय, या फिर तक का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो बच्चे देखो, जब किसी चीज का अंत हो रहा होता है ना तो वहां पर तक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अगर किसी चीज की शुरुआत हो रही है तो वहां पर से लेकर लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं आ जन्म तो जन्म से लेकर। ठीक है, आ मरण, मरने तक। ठीक है, तो ये बस इतना ध्यान रखना है कि अव्ययीभाव समास में उपसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है और विग्रह करते समय आपने उन उपसर्गों का अर्थ लिख देना है दूसरे पद के साथ। जो भी दूसरे पद का जो भी शब्द है उस शब्द के साथ उसका अर्थ लिख देना है। तो इस तरीके से अगर आप अव्ययीभाव समास को समझेंगे तो ये अव्ययीभाव समास आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं कहेंगे कि आपको मुश्किल लगता है। जी, अब दूसरा समास बचे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अगर परिभाषा की बात करें तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद,
दोनों पद प्रधान जिसमें होते हैं वह द्वंद्व समास होते हैं। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, अगर आप किताबों में भी देखें तो लिखा होता है कि योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। दो शब्द होते हैं, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लिखा होता है। लेकिन बच्चे हर बार ये इसकी पहचान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन पहचान जो हर बार जो इसकी पहचान होती है वो ये होती है कि वो शब्द जो होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं और युगम शब्द होते हैं। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि रात दिन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है, ये हमारे हो गए विलोम शब्द। युगम शब्द यहाँ पर युगम मतलब कि जोड़ा जो होते हैं, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बेटा बेटी, भाई बहन, दाल रोटी, ऐसे शब्द जो होते हैं ये युगम शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलोम शब्द की बात हो रही है। जो शब्द विलोम होते हैं, जो शब्द युगम होते हैं, वो शब्द हमेशा द्वंद्व समास कहलाते हैं, ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो और इसका जब विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में जो ये योजक चिन्ह जो लगा होता है, लगा हो या ना लगा हो, दोनों पदों के बीच में हम विग्रह करते समय और या फिर या लिखते हैं, जैसे माता और पिता, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया माता और पिता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हर बार ये योजक चिन्ह इसकी पहचान नहीं होती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि कई बार विलोम शब्द इस तरीके से एक साथ भी लिखे हुए आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप 6-7 में पढ़ रहे हैं तो बच्चे, ठीक है, आप छोटे बच्चे हो तो फिर आपको ऐसे ही दिया जाएगा जैसे रात दिन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते हैं तो समास जरूरी नहीं है ना कि हर बार विलोम शब्द ऐसे ही दिया जाए, रात दिन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऐसे दिया जाए, ऐसे भी दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और लिख दिया धर्माधर। अब इन शब्दों को देखकर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं पहचान पाएगा ये विलोम शब्द है। काफी सारे बच्चे आप में से पहचान जाएंगे कि विलोम शब्द। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि ये विलोम शब्द है या नहीं है, तो बच्चे पता है आपको क्या करना है? थोड़ी देर के लिए ना इस दिमाग से बच्चा बन जाना है और इन शब्दों के साथ खेलना है। कैसे खेलना है? चलो खेलते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है? चर। और ये भी क्या लिखा है? चर। ये हमारा क्या है? आ की मात्रा है। इस आ की मात्रा का यहां पे लगा दीजिए अ, तो ये क्या बन गया? अचर। चर अचर, ये विलोम शब्द है, ठीक है। उसी तरीके से अब यहां पर देखिए ये क्या है? धर्म। ये भी क्या है? धर्म। और ये हमारी आ की मात्रा जो है ये यहां पर क्या बन गया? धर्म अधर्म। मतलब अगर विलोम शब्द एक साथ लिखे हुए आ जाए ना तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपने शब्दों के साथ खेलना है और अगर आपके शब्द इस तरीके से विलोम शब्द बन जाते हैं तो वो द्वंद्व समास होंगे और उनका विग्रह करते समय आप बीच में इन दोनों शब्दों के बीच में और या लिख देना, बस बन गया आपका द्वंद्व समास। तो लेकिन बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने अव्ययभाव समास समझा था। अव्ययभाव समास का एक पॉइंट इसी के साथ समझाना है। जरा अब देखिए मैं क्या समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको बताया कुछ शब्द ऐसे एक साथ आ जाते हैं और पता लगाना है कि वो शब्द विलोम शब्द है या नहीं है, तो आपने उन शब्दों के साथ खेलना है। उसी तरीके से बेटा अव्ययभाव समास में भी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हमें पता लगाना है कि वो द्वंद्व समास है या अव्ययभाव समास है। जैसे कि आ जाता है रातों रात, एक साथ लिखा है, साफ पता चल रहा है वैसे कि विलोम शब्द नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि विलोम शब्द है या नहीं है तो फिर से इन शब्दों के साथ खेलिए। ये क्या है? रात। ये क्या है? रात। और ये क्या है? इसका बना दो अ। क्या अरात कोई शब्द होता है? नहीं होता ना। इसका मतलब ये अ तो हम यहाँ पर नहीं लिखने वाले क्योंकि अरात कोई शब्द होता ही नहीं है। तो यहाँ पे रात रात मतलब जो एक समान शब्द होते हैं ना, एक समान, धीरे धीरे, रात रात, दिन दिन, हाथों हाथ का हाथ हाथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो एक समान शब्द होते हैं वो शब्द अव्ययभाव समास होते हैं और अगर विलोम शब्द होंगे तो वो द्वंद्व समास होंगे। क्लियर? हाँ जी। तीसरा समास द्विगु समास बेहद आसान है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, मतलब पहला शब्द गिनती का हो, पहला शब्द अगर संख्यावाची है
तो वह द्विगु समास होगा। और ये पहला पद जो संख्यावाची है यही इसकी पहचान है बच्चे। ठीक है, बस विग्रह करते समय आपने समूह या समाहार शब्द का इस्तेमाल करना है। अब विग्रह में अगर आप समूह लिख रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि आपको गिनती का कोई भी अगर पहला शब्द दिया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि वो समूह बन रहा हो, कोई ग्रुप बन रहा हो। ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे नवरात्र, नव मतलब 9, रात्र मतलब रात। अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो जो ये दूसरा पद होता है ना, दूसरा पद, इसे आप बहुवचन में लिखेंगे, 9 रातों का समूह। ठीक है, ये हो गया इसका विग्रह। जैसे त्रिलोक, त्रि मतलब 3 लोकों का समूह। अब आप बताएंगे मुझे कमेंट में कि त्रिशूल का विग्रह क्या होगा। हाँ जी, अब अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बच्चे अगर परिभाषा की बात करें ना, तो जो 2 पद होते हैं, दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। देखिए मैंने लिखा भी है, दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध। ठीक है, कि मतलब देखो आप सभी को ये तो पता है कि विशेषण क्या होता है। जैसे कि उदाहरण देती हूँ, लाल कपड़ा। ठीक है, तो लाल जो है वो विशेषण है और कपड़ा जो है वो विशेष्य है। ठीक है, उसी तरीके से काली मिर्च, काली मिर्च, तो काली शब्द जो है वो विशेषण है और मिर्च जो है वो विशेष्य है। ठीक है, दोनों पदों में से कोई एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। ठीक है, अब आ जाते बात करते हैं उपमेय और उपमान की। तो देखिए बच्चे, जो काम विशेषण करता है ना वो काम उपमान करता है, जो काम विशेष्य करता है वही काम उपमेय करता है। लेकिन उपमेय और उपमान क्या करते हैं, देखो विशेषण विशेषता बताने का काम करते हैं और उपमेय और उपमान आपस में कोई तुलना कर रहे होते हैं, कोई समानता प्रकट कर रहे होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, जिसकी तुलना की जाती है ना उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी समानता किसी और के साथ प्रकट की जा रही है, ठीक है, उसे उपमेय कहते हैं। और जिसके साथ तुलना की जा रही है वो प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, जिसके साथ तुलना की जा रही है, जिसके साथ समानता प्रकट की जा रही है, उसे कहते हैं उपमान। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला चंद्रमुख, ठीक है, चांद जैसा मुख। अब यहाँ पे चांद जैसा मुख है, तो मुख जो चेहरा जो है, ठीक है, उस चेहरे की तुलना की जा रही है, समानता प्रकट की जा रही है किसके साथ, प्रसिद्ध चीज कौन सी है, यहाँ पे चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है ना वो है यहाँ पर उपमान और मुख जो है वो है उपमेय। ठीक है, तो मैंने वैसे भी बता दिया कि जो विशेषण होगा वो उपमान। ठीक है, जैसे मैंने बोला काली मिर्च, मिर्च कैसी है भाई, काली है। ठीक है, मुख कैसा है, चांद जैसा है। ठीक है, तो वो क्या है, विशेषण का काम कौन कर रहा है, उपमान कर रहा है और उपमेय विशेष्य। अब अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय अगर विशेषण और विशेष्य बताए गए हैं तो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और उपमेय और उपमान होता है तो वहां पे समान या रूपी। जैसे मैंने बोला चंद्रमुख, चांद के समान मुख। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं काली मिर्च, काली है जो मिर्च। और देखो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कंठ मतलब गला। ठीक है, तो गले की विशेषता बताइए कि कैसा है वो, नीला है, नीला है जो कंठ। ठीक है, मतलब आपको जहां पर भी 2 शब्दों में विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान जैसे शब्द दिखे, उनका संबंध दिख रहा हो कि इनका आपस में विशेषण विशेष्य का, उपमेय उपमान का संबंध है, तो उनका विग्रह करते समय जो या समान या रूपी आप लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास भी बहुत आसान है, ऐसा समास जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। अब आप कहेंगे एक तमाम ये तीसरा पद कहां से आ रहा है, तीसरा पद हमारे दिमाग में आता है। मतलब 2 पद तो 2 शब्द तो हमारे सामने लिखे हैं ना, लेकिन उन शब्दों को पढ़कर, उन दोनों पदों को, पूर्व पद और उत्तर पद को पढ़कर तीसरा पद जो हमारे दिमाग में, जो ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर एक उदाहरण दिया, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आपको नीलकंठ शब्द सुन के शिवजी जी की याद आई होगी। ठीक है, अब शिवजी जी की याद आ गई। अब हम अगर उसका विग्रह करते,
अब हम अगर उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह में हमें जिसका और जिसमें लिखना। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने लिखा नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ और ब्रैकेट में जिसका ख्याल दिमाग में आया, वो नाम हम यहाँ लिख रहे हैं, तो वो होगा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा शिव जी, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो बच्चे जैसे मैं बोलूं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, कृष्ण जी। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, कृष्ण जी। तो यहाँ पर समझ में आया, जब हमारे दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है और फिर हम ब्रैकेट में ऐसे नाम लिखते हैं, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। बच्चे ये भी कहीं ना कहीं विशेषण और विशेषण का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में वो तीसरा पद आ जाता है और आप ब्रैकेट में ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। और अगर आप ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं तो वो कर्मधारय समास होगा। अगर मैं लिखती हूँ नीला है जो कंठ, ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो वो कर्मधारय समास होगा। और अगर मैंने लिखा नीला है जिसका कंठ, ब्रैकेट में लिख दिया शिव जी, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। मैंने बोला पीला है जो वस्त्र, ब्रैकेट में नहीं लिखा, तो वो होगा कर्मधारय समास। पीले हैं जिसके वस्त्र, ब्रैकेट में लिख दिया कृष्ण जी, तो यहाँ पर वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हाँ जी, अब एक सवाल आपके लिए, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है तिरंगा, जिसके मैंने 2 बार विग्रह किया है। जो समास मैंने 5 अभी तक आपको पढ़ाया है उनमें से है, एक है 3 रंगों का समूह और दूसरा विग्रह है 3 रंग हैं जिसमें ब्रैकेट में लिखा है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, आपको इन दोनों का विग्रह ध्यान पूर्वक पढ़ना है, दोनों विग्रह का आपको समास का नाम लिखना है। तो चलिए जल्दी से अब आप इनका उत्तर लिख दीजिए। हाँ जी, अब आखिरी समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ना बच्चे क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है और इसकी जो पहचान होती है ना, वो कारक विभक्ति, अगर आपको विग्रह करके दिया हुआ है तो कारक विभक्ति होती है, और अगर आपको सिर्फ समस्त पद लिख कर दिया गया है तो उसमें से कारक विभक्ति हटा दी जाती है, मतलब कारक विभक्ति का लोप होता है, मतलब होती ही नहीं है कारक विभक्ति। आप आसान सी परिभाषा याद करो, दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक विभक्ति लिखी जाती है। ठीक है, कारक विभक्ति भी मैंने पढ़ाई है। ठीक है, आप चाहें तो मेरी कारक वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, संप्रदान के लिए, ये सारी कारक विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो कारक विभक्ति जो है वो जब विग्रह करते हैं हम तब लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला रसोई घर, अब इसका विग्रह करना है तो मैं लिखूंगी रसोई के लिए घर। अब के लिए कौन सी कारक विभक्ति होती है? कौन से कारक की विभक्ति होती है? संप्रदान। हाँ, तो ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए आपको कारक बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको कारक याद होने चाहिए। जैसे मैंने बोला रसोई के लिए घर, तो के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है, तो रसोई के लिए घर, ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, लेकिन बच्चे एक बात कहूंगी कि अगर आपको कारक का नाम याद नहीं भी आ रहा है, जैसे मैंने बोला रसोई के लिए घर, अब आपको ये याद नहीं आ रहा है कि ये संप्रदान कारक है, छोड़कर मत आना पेपर में, आप बस इतना ही लिख देना। के लिए से तो पहचान ही जाओगे ना कि कारक की विभक्ति लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कारक भी याद कर लो, कारक की विभक्ति याद कर लो, तो आप लिखो संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे एक और उदाहरण, राजपुत्र। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का किसकी विभक्ति होती है? संबंध कारक की, तो यहां पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, मतलब तत्पुरुष समास के लिए बच्चे आपको कारक आनी चाहिए। ठीक है, तो कारक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कारक की वीडियो मिल जाएगी, आप वो अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में करते समय कारक याद नहीं आ रहा है, छोड़कर मत आना। बस बोला रसोई घर, तो दिख रहा है कि कारक विभक्ति इसमें गायब है। ठीक है, तो लिख देना तत्पुरुष समास, और आपने लिख दिया रसोई के लिए घर, के लिए याद नहीं आ रहा कि वो संप्रदान कारक है, तो आप छोड़कर मत आना, आप लिख देना तत्पुरुष समास। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये समास और समास की आसान सी जो ट्रिक मैंने बताई है
वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पढ़ने हिंदी में अच्छे हैं तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के साथ। तब तक के लिए बाय।